आज अपन लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द जीन्स टू बी पास्ड ऑन द सक्सेसिव जनरेशन इन ग्रुप्स, यानी जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसमें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ग्रुप में पास ऑन होते हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज के फिनोमेनन को नहीं नोटिस किया था, क्योंकि मेंडल फॉर्चुनेट था कि उसने जो 7 पौधे लिए थे वो 7 के साथ 7 जो करेक्टर्स लिए थे वो 7 के साथ अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। इसलिए उसे इस लिंकेज की फिनोमेनन को नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि लिंकेज के लिए ज़रूरी है कि जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हो। अगर एक से अधिक क्रोमोसोम पर कोई, यानी 2 क्रोमोसोम पर कोई जीन उपस्थित हैं, तो उनमें आपस में लिंकेज की फिनोमेनन नहीं पाई जाती है। और मेंडल ने जो 7 करेक्टर्स लिए थे वो 7 के साथ अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, इसलिए लिंकेज की फिनोमेनन उसने नोटिस नहीं की थी। लिंकेज की फिनोमेनन जो है मेंडल के बाद के जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स थे, यानी जिन्होंने मेंडल के बाद में जेनेटिक्स पे अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये लिंकेज की फिनोमेनन को नोटिस किया। तब उन्होंने देखा कि कुछ जीन्स हैं उनकी ये प्रवृत्ति रहती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ में पास ऑन होते हैं। इस फिनोमेनन को उन्होंने लिंकेज नाम दिया। कई ऐसे क्लासिकल जेनेटिक्स हुए थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से लिंकेज को समझाया। जो सबसे पहले जो समझाया वो था सटन ने 1903 में अपना एक व्यू दिया, सटन्स व्यू ऑफ लिंकेज। उसमें कुछ उसने साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए और ये नोटिस किया कि जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ में पास ऑन होते हैं, और उसको उसने लिंकेज नाम दिया कि ये जीन जो है आपस में लिंक्ड रहते हैं। लेकिन वो जो अपने जो इस इन्वेस्टिगेशंस को था वो जेनेटिकली साइटोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके द्वारा ये प्रूव नहीं कर पाया, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, कि भाई इनमें आपस में लिंकेज पाया जाता है। तो जब तक आप जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनको प्रूव नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, जब तक उसको मान्यता नहीं मिली। लेकिन ये मान लिया, सबसे पहला व्यू उन्होंने दिया था कि जो जीन हैं कुछ उनमें आपस में लिंकेज की फिनोमेनन पाई जाती है। उसके बाद में 2 वैज्ञानिक हुए थे, बैटसन एंड प्यूनेट। उन्होंने 1905 से 1908 के बीच में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक हाइपोथेसिस दी जिसको कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस ऑफ बैटसन एंड प्यूनेट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने, बैटसन एंड प्यूनेट ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो मटर के पौधे पर ही किए थे। उन्होंने पर्पल कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले मटर के पौधे का, जो कि डोमिनेंट कैपिटल पी कैपिटल एल था, उसका दूसरा एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराया, जिसका कि जेनेटिक मेकअप था स्मॉल पी स्मॉल एल, जिसका कि फ्लावर का कलर था रेड और पोलन ग्रेन्स थे राउंड। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन जो आई उसमें सारे के सारे जो पौधे थे वो पर्पल कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले हुए। फिर जब उन्होंने F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पौधे उसका उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल पी कैपिटल एल स्मॉल एल का टेस्ट क्रॉस, यानी उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया। रेसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल एल में। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली रेशो आना चाहिए था 1:1:1:1, यानी एक पर्पल लॉन्ग, एक पर्पल राउंड, एक रेड लॉन्ग और एक रेड राउंड कलर। लेकिन ये रेशो नहीं आकर 7:1:1:7 का रेशो आया, जिसमें 7 जो थे वो पर्पल कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले थे, एक पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन का था, एक रेड कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला था, और 7 जो थे पौधे वो रेड कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स वाले थे। तो इसमें उन्होंने नोटिस किया कि जो दोनों डोमिनेंट हैं उनमें आपस में एक तरह की कपलिंग है, और जो दोनों रिसेसिव हैं करेक्टर उनमें भी आपस में एक तरह की कपलिंग है। जबकि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव करेक्टर, उसमें आपस में रिपल्सन है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम पाई जाती है। दोनों डोमिनेंट करेक्टर
इनकी फ्रीक्वेंसी साथ साथ थी, जबकि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक ही थी। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स लिए, यानी कैपिटल पी स्मॉल एल का क्रॉस कराया उन्होंने स्मॉल पी कैपिटल एल के साथ में, यानी पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स वाले मटर के पौधे का क्रॉस कराया रेड कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले के साथ में। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पर्पल कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले हुए। सही मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी ये होता है, लेकिन जब उन्होंने F1 का क्रॉस जब टेस्ट क्रॉस कराया, यानी रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया, यानी कैपिटल P कैपिटल L स्मॉल एल का क्रॉस P स्मॉल एल के साथ में कराया, तो 1:1:1:1 का रेशो नहीं आया, जो कि टिपिकल मेंडेलियन रेशो होता है, टेस्ट क्रॉस रेशो आया 7:1:1:7 का, यानी कि 7 जो पौधे थे वो पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स वाले थे, एक पर्पल कलर लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला था, एक रेड कलर और राउंड पोलन ग्रेन वाला था, और 7 जो थे रेड कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले थे। तो पहले केस में तो उन्होंने ये नोटिस किया कि दोनों डोमिनेंट है, उनके आपस में कपलिंग है, दोनों रिसेसिव आपस में कपलिंग है। लेकिन दूसरे केस में उन्होंने ये नोटिस किया कि जो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव उनमें आपस में कपलिंग है, जबकि एक डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट के में आपस में रिपल्सन है, यानी जो पर्पल कलर है वो लॉन्ग पोलन के साथ में कम आ रहा है, जबकि पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। इस तरह रेड और राउंड की फ्रीक्वेंसी कम रहकर रेड और लॉन्ग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई। तब उन्होंने ये बताया कि जो ये कपलिंग और रिपल्सन है वो उन कैरेक्टर्स के बीच में है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है। पहले केस में दोनों में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो दोनों डोमिनेंट साथ में थे और दोनों रिसेसिव साथ में थे, इसलिए जो कपलिंग थी वो पर्पल कलर और लॉन्ग के साथ में थी और रेड कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स के साथ में थी। दूसरे केस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो था पर्पल कलर और राउंड पोलन ग्रेन्स और रेड कलर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। तो जो कपलिंग थी वो पर्पल और रेड के साथ में और पर्पल और राउंड के साथ में और रेड और लॉन्ग के साथ में थी। तब उन्होंने ये बताया कि जो कपलिंग होती है आपस में वो दोनों डोमिनेंट के साथ में नहीं होकर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में है, यानी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई जाती है बनस्पत की नई कॉम्बिनेशन के। इसलिए उन्होंने इसको जो हाइपोथेसिस थी उसका नाम दिया कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, जो कि बैटसन एंड प्यूनेट ने दी थी। कुछ और साइंटिस्ट के भी उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।